जय श्री राम। जब हम भाव चलित कुंडली को देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि लगन कुंडली में दिखने वाले ग्रह अपनी भावगत स्थिति को बदल लेते हैं भाव चलित कुंडली में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में समझा कि किस प्रकार से ये भाव चलित कुंडली बनती है और किस प्रकार से ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं और उसके फलित में किस प्रकार का अंतर हमें देखने को मिलता है। तो हमारी बात चल रही थी कि किस प्रकार से भाव चलित कुंडली में ग्रह अपनी भावगत स्थिति बदल लेते हैं और उनके फलित में बहुत बड़ा अंतर पैदा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 7वें घर के अंदर शुक्र का बैठना, यदि शुक्र 7वें घर में स्वग्रही हो तो हम कहेंगे कि वैवाहिक जीवन इस व्यक्ति का जो है बहुत अच्छा रहेगा, इसकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी और इसकी लाइफ में मैरिटल लाइफ के अंदर जो रोमांस का फैक्टर रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर 7वें घर में शुक्र को देखकर हम बहुत अच्छे जो है फलित करेंगे, क्योंकि 7वें घर का संबंध मैरिज और रिलेशनशिप से है तो शुक्र का संबंध भी जो है मैरिज, रिलेशनशिप और रोमांस से है। तब यही शुक्र 7वें घर का कारक भी माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम शुक्र को 7वें घर में देखकर बहुत अच्छी बातें करेंगे, जो वाजिब बनता है क्योंकि ये एक बेहतर स्थिति होती है। परंतु यही शुक्र भावचलित कुंडली के अंदर ये 8वें घर में चला जाए तो फिर हम उसके बारे में क्या कहेंगे। 8वां घर कुंडली का सबसे ज़्यादा नेगेटिव घर माना जाता है और जितनी भी प्रकार की तकलीफ़ें या व्यथा, पीड़ा, मन और शरीर को तकलीफ पहुंचाने वाली बातें होती है वो सब के सब हम कुंडली के 8वें घर से ही देखते हैं। और एक 7वें घर का अधिपति यानी कि महत्वपूर्ण ग्रह कुंडली के 8वें घर में चला जाए तो फिर हम उस ग्रह को लेकर उस भाव से संबंधित कुछ नेगेटिव बातें करेंगे और जो कि वाजिब बनता है। यहाँ पर कितना बड़ा फर्क नज़र आने लगता है कि जो 7वें घर में शुक्र हमें बहुत अच्छी स्थिति को बता रहा था, भाव चलित कुंडली में 8वें घर में आने के बाद में हम उसके बारे में बहुत नेगेटिव फलित करने लगते हैं। तो यहाँ कितना बड़ा फर्क नज़र आता है। तो ऐसी स्थिति में कन्फ्यूजन ये बन जाता है कि हम इस शुक्र को 7वें घर का माने या फिर 8वें घर का। तो इसके लिए ज्योतिष के विद्वान लोगों का मानना है कि किसी भी परिणाम तक जाने से पहले हमें उस शुक्र की नवांश कुंडली के अंदर स्थिति को चेक कर लेना चाहिए। क्या नवांश कुंडली में उसकी स्थिति बहुत बेहतर है? क्या वो 7वें घर से संबंध बनाते हुए नजर आ रहा है? क्या वो स्वग्रही या फिर मूल त्रिकोण राशि का है या फिर उच्च राशि का है? क्या वो वर्गोत्तम बना हुआ है या फिर पुष्कर नवांश में है? क्या वो सौम्य राशि के अंदर बना हुआ है? अगर ऐसी स्थिति में शुक्र हमें दिखाई देता है तो हम उसे जो है 7वें घर का मानकर प्रेडिक्शन करेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। क्योंकि नवांश के अंदर जो ग्रहों की स्थिति होती है वो एकदम सूक्ष्म स्थिति होती है और वो किसी भी चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से जो है क्लियर करती हुई नज़र आती है। वहीं अगर ये शुक्र कुंडली के नवांश कुंडली में यही शुक्र यदि 6, 8, 12 से संबंध बनाते हुए नज़र आ रहा है और किसी प्रकार के अफ्लिक्शन में नज़र आता है तो हम इस शुक्र को 8वें घर का मानकर प्रेडिक्शन करेंगे तो हमारे नतीजे ज़्यादा बेहतर होंगे। तो इस प्रकार से आप अगर फलित करेंगे, नवांश कुंडली को वरीयता देकर आप कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो ज़्यादा बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। इसे हम एक और उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। लग्नेश कुंडली का जो है एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है और यदि लग्नेश कुंडली के 8वें घर में चला जाए तो फिर वो एक बहुत ही बुरी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि हम सेहत को लेकर कुछ नकारात्मक बातें करेंगे, कुछ उसके व्यक्तित्व को लेकर नकारात्मक बातें करेंगे या फिर उसको मिलने वाली जो पहचान है उसको लेकर कुछ नकारात्मक बातें करेंगे।
उसके जीवन में आने वाली तकलीफ़ों के बारे में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर जो है लग्नेश का 8वें घर में पहुंच जाना बहुत बुरी स्थिति मानी जाती है। वहीं भाव चलित कुंडली देखने पर यही लग्नेश कुंडली के 9वें घर में देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही बेहतर स्थिति कही जा सकती है। 8वें घर में बैठने से हम जितनी नकारात्मक बातें करते हैं उतनी ही अच्छी बातें हम कुंडली के 9वें घर में बैठने के बाद करेंगे, क्योंकि लग्नेश का 9वें घर में बैठना एक सर्वश्रेष्ठ पोजीशन होती है। तो ऐसी स्थिति में हम लग्नेश को 8वें का माने या 9वें का, तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने शुक्र वाले केस के अंदर देखा, हमें नवांश कुंडली को देखना है। नवांश कुंडली में उस लग्नेश की पोजीशन को देखना है। क्या लग्नेश यहाँ पर वर्गोत्तम है या पुष्कर नवांश में है या फिर सौम्य राशि में है या फिर जो है स्वय राशि में है या बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर वो अच्छी स्थिति में हुआ तो हम उसे जो है 9वें स्थान का मानकर अगर इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छी स्थिति के अंदर रहेंगे। परंतु वही लग्नेश यदि कुंडली से 6, 8, 12 से संबंध बनाता हुआ नजर आए या फिर बुरी स्थिति के अंदर हमें नजर आए, तो फिर हम उसे 8वें घर का मानकर इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो हमारा प्रेडिक्शन ज़्यादा सही रहेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें जो है परेशानी अगर आए कि हम लगन वाले ग्रह को ज़्यादा वरीयता दें फिर या भाव चलित वाले ग्रह को ज़्यादा वरीयता दें, तो ऐसी स्थिति में हमें जो है नवांश कुंडली का सहारा मिल जाता है और उसी के आधार को मानकर हम अगर प्रेडिक्शन करें तो हम ज़्यादा अच्छी तरह से जो है फलित कर पाएंगे। क्योंकि नवांश कुंडली जो होती है वो सूक्ष्म स्वरूप होती है। लगन कुंडली का सूक्ष्म स्वरूप होता है और सूक्ष्म स्वरूप होने के कारण हमें ज़्यादा बेहतर नतीजे जो है देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप इस दुविधा से जो है बच सकते हैं। जब हम ग्रह की भावचलित कुंडली के अंदर स्थिति देखते हैं, ग्रह को बदली हुई परिस्थितियों के अंदर देखते हैं, तो हमें किस प्रकार के बदलाव नज़र आते हैं, अब उसके ऊपर ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे बड़ा फर्क पड़ता है ग्रह की भावगत स्थिति के कारण। जब ग्रह एक भाव से निकलकर दूसरे भाव में जाता है तो उसकी जो है फलित के अंदर बहुत बड़ा अंतर पैदा हो जाता है, जैसा कि हमने कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे समझने का प्रयास किया। अब बात आती है युति की। युति को समझने के लिए हमें डिग्री का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि युति ना तो किसी भाव से संबंधित होती है और ना ही जो है किसी राशि से उसका संबंध होता है। युति को देखने के लिए हमें डिग्री आधारित संबंधों को देखना होता है कि दो ग्रहों के बीच में डिग्री आधारित संबंध किस प्रकार का है, दो ग्रह आपस में कितने नज़दीक जो है दिखाई दे रहे हैं, उस आधार पर हम युति का आकलन कर सकते हैं। आइए इसे हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब बात युति की आती है तो युति का संबंध जो है ना तो किसी भाव से होता है और ना ही किसी राशि से होता है। युति का अगर किसी चीज़ से संबंध होता है तो वो होता है डिग्री आधारित संबंध। पूरा डिग्री आधारित कैलकुलेशन के आधार पर ही जो है युति कंसीडर की जाती है। अब युति भी जो है दो तरह की होती है। एक तो वैदिक ज्योतिष के अंदर ये माना जाता है कि कोई दो ग्रह किसी एक भाव में स्थित हो तो वो युति कहलाती है। परंतु जब इन दो ग्रहों के बीच में डिग्री डिफरेंस ज़्यादा हो तो वो युति थोड़ी प्रभावहीन हो जाती है। परंतु जैसे से वो दो ग्रह क्लोज होते चले जाते हैं तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और जहाँ तक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात है तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में 5 डिग्री का डिफरेंस हो या 5 डिग्री से कम का डिफरेंस हो तो उसे युति माना जाता है। जैसे जैसे ये डिफरेंस जो है 5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ता चले जाता है, उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होते चले जाता है। और यदि डिफरेंस 8 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो युति महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। दो ग्रह एक राशि में बैठे हुए हैं, एक भाव में बैठे हुए हैं, तो उनका कुछ हद तक जो है प्रभाव देखने को मिलता है। बाकी जो युति वाले प्रभाव है
वो आपको जो है देखने को नहीं मिलेंगे। और युति का मतलब होता है कि जब दो ग्रह आपस में बहुत क्लोज आ जाते हैं तो दोनों के कारकत्व जो है कंबाइन होने लगते हैं, दोनों के अंदर एक केमिस्ट्री होने लगती है, और केमिस्ट्री का जो है फल है आपको जो है जीवन भर मिलता है। भले उस ग्रह की दशा चालू हो या ना हो, उसके फलित में जो है कुछ न कुछ जो है मिलता ही रहता है। हाँ, ये बात अलग है जब वो दशाओं के अंदर एक्टिवेशन में आए तो उसके जो है मैक्सिमम फल दिखाई देने लगते हैं। आप यहाँ इस बर्थ चार्ट के अंदर देख सकते हैं सूर्य और शनि दोनों 19 डिग्री और 22 डिग्री की, यानी कि इनमें जो है बहुत मामूली सा तरह दोनों बहुत करीब करीब आए वाले हैं। और आप यहाँ इस चलित कुंडली में देखेंगे तो सूर्य तो 9वें घर के अंदर ही है, परंतु शनि यहाँ एक घर आगे चला गया है, यानी कि 10वें घर में। तो ये एक 9वें घर में और एक 10वें घर में होने के बावजूद इन दोनों की युति को कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि दोनों के अंदर डिग्री डिफरेंस कम है। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं राहु और चंद्रमा को, दोनों के अंदर सिर्फ 3 डिग्री का डिफरेंस है। और अब इसे हम चलित कुंडली में देखेंगे तो चंद्रमा तीसरे घर को छोड़कर चौथे घर में आ गया, यानी कि राहु तीसरे में और चंद्रमा चौथे में। दो अलग अलग घरों में होने के बावजूद राहु और चंद्रमा को हम युति के अंदर मानेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर डिग्री डिफरेंस कम है। तो जब भी आप युति को देखें तो ये देख लीजिए कि दो घरों के बीच में डिग्री डिफरेंस कितना है। अगर वो क्लोज हैं तो उसको आप युति कंसिडर करेंगे, भले ही वो दो अलग अलग घरों के अंदर ही जो है ग्रह क्यों नहीं हो। तो इस प्रकार से आप अगर युति का आकलन करेंगे तो आप जो है प्रभावशाली ढंग से जो है उसके फलित को जो है कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कुंडली में बनने वाले योग के बारे में। जब दो ग्रह आपस में किसी प्रकार का जो है संबंध बनाते हैं तो एक योग का निर्माण होता है। तो कुछ योग जो है भाव के ऊपर आधारित होते हैं, तो कुछ योग जो है राशि के ऊपर आधारित होते हैं, तो कुछ योग जो है डिग्री के ऊपर आधारित होते हैं। तो जो योग भाव के आधार पर बनते हैं तो भाव चलित कुंडली के अंदर वो योग अगर दिखाई देता है तो उस योग को कंसिडर करेंगे। और जो राशि के आधार पर बनने वाले योग है उनको हम राशि के आधार पर ही कंसिडर करेंगे। और जो डिग्री के आधार पर बनने वाले योग है वो उनका जो है भाव से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता, वो डिग्री के आधार पर ही जो है हमें कंसिडर करना है। इस बात का जो है हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। अब हम दृष्टि की बात करते हैं। जहाँ तक दृष्टि की बात है तो दृष्टि को हम लगन कुंडली के द्वारा ही देखते हैं। दृष्टियों को चलित चार्ट के द्वारा नहीं देखा जाता। जैसे कि आप इस कुंडली के अंदर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर शनि कुंडली के 9वें घर में है और शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ 11वें घर पर पड़ती है। 11वें घर पे स्थित जो है मरकरी पे पड़ती है। तो यहाँ हम इस दृष्टि के आधार पर कह सकते हैं कि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ इस बुध के ऊपर आ रही है। परंतु एक वेस्टर्न एस्पेक्ट भी होती है जो पूरी तरह से डिग्री पर आधारित होती है। अब यहाँ शनि की डिग्री 22 है और बुध की डिग्री यहाँ पर 12 है। तो अगर हम डिग्री वाइज अगर यहाँ कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर जो है 60 डिग्री की एस्पेक्ट जो है बनती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हम 60 डिग्री में 5 डिग्री का फ़र्क मान के चल सकते हैं, 5 डिग्री कम या 5 डिग्री ज़्यादा। परंतु हमें यहाँ अंतर ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसलिए हम इसे 60 डिग्री वाली एस्पेक्ट नहीं मान के चलेंगे। 60 डिग्री की एस्पेक्ट को हम सेक्सटाइल योग बोलते हैं। तो यहाँ हमें ये योग बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप जो है यहाँ देख सकते हैं कि मंगल की चौथी दृष्टि इस बुध के ऊपर आ रही है। परंतु अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें जो कि पूरी तरह से डिग्री पर आधारित है, यहाँ 90 डिग्री का एक संबंध जो है बन सकता है, तो उसे हम चेक करने का प्रयास करेंगे।
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मंगल की डिग्री 26 है और बुध की डिग्री यहाँ पर 12 है। तो जो 90 डिग्री का जो संबंध है वो यहाँ पर बनते हुए नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 5 डिग्री का अगर हम डिफरेंस मान के चलें तो ये डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इस लिहाज से हम जो है ये मंगल और बुध के बीच में जो 90 डिग्री का जो संबंध है वो हम नकारेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये संबंध बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 90 डिग्री के संबंध को हम जो है केंद्र योग भी कहते हैं या फिर हम स्क्वायर भी कहते हैं, और इसे जो है 90 डिग्री की हिट भी हम कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कि शनि यहाँ पर 22 डिग्री का है और चंद्रमा यहाँ पर 21 डिग्री का है। तो शनि यहाँ पर चंद्रमा को एस्पेक्ट दे रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से सूर्य की डिग्री 19 है और चंद्रमा की 21 है, तो सूर्य भी जो है चंद्रमा को एस्पेक्ट दे रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस दृष्टि को हम वैदिक दृष्टि से भी मान सकते हैं। और अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर यहाँ 180 डिग्री की जो एस्पेक्ट है या 180 डिग्री की जो हिट है या इसको हम प्रतियोग भी कहते हैं, वो भी हमें यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो दोनों के अंदर जो सिर्फ 1 डिग्री का डिफरेंस है, यानी कि 180 डिग्री का जो है यहाँ पर एक हिट जा रहा है या एस्पेक्ट जा रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इस योग को भी हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि वीनस जो है 18 डिग्री का है और लगन यहाँ पर 5 डिग्री का है। तो हम कह सकते हैं कि ये शुक्र जो है लगन को एस्पेक्ट दे रहा है। लगन के ऊपर 7वीं दृष्टि इस शुक्र की आ रही है। परंतु अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो लगन की डिग्री यहाँ पर 5 है और यहाँ शुक्र की डिग्री 18 है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से हम इसे जो 180 डिग्री की जो एस्पेक्ट है उसके अंदर काउंट नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से आप जुपिटर को ले सकते हैं। जुपिटर यहाँ 27 डिग्री का है और यहाँ अगर जुपिटर की जो 5वीं एस्पेक्ट है वो कुंडली के 5वें घर पे जा रही है, तो 4थे घर पे जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है 4थे घर के ऊपर है। परंतु अगर हम वेस्टर्न एस्पेक्ट की बात करें तो जो बृहस्पति और ये जो 4थे घर के बीच में जो 120 डिग्री का संबंध होता है, जिसे हम ट्राइन भी कहते हैं, ये कुंडली का सबसे बड़ा शुभ योग होता है। अगर हम ट्राइन की बात करें तो यहाँ पे ट्राइन बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जुपिटर की डिग्री 7 है और यहाँ पर जो है 4थे घर की डिग्री 5 है। तो दोनों के अंदर जो है डिग्री डिफरेंस 5 डिग्री से जो है ज़्यादा का फ़र्क नज़र आ रहा है। तो इसे हम जो है ट्राइन नहीं कह सकते। इस प्रकार से हम दृष्टियों का आकलन कर सकते हैं लगन चार्ट के द्वारा। तो ये था हमारा भाव चलित कुंडली को लेकर एक विश्लेषण, जिसमें हमने भाव चलित कुंडली को देखने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र इस वीडियो के अंदर किया। उम्मीद करता हूँ कि ये विश्लेषण आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर हाँ तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और यदि आप मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहे या फिर मुझसे ज्योतिष सीखना चाहें तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।